नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह। शाम के 7 बजने वाले हैं। सबसे पहले वो 4 कहानियां जो आज आपके सामने हमने पोल के लिए रखी थी। पहली कहानी, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, क्या खाड़ी में आ रहा है एटम बम। इस खबर को 21% लोग देखना चाहते हैं। कुछ बड़ी हलचल अमेरिका में हुई है, आगे तफसील से बताता हूं। होर्मुज़ में नाकेबंदी, आगे अब कितना महंगा होगा पेट्रोल और डीजल, आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है, इस खबर में दिलचस्पी 23% लोगों ने दिखाई है। आगे तफसील से बात करते हैं। 3 दिन 2 रात मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से लौटे लोगों ने वहां का क्या हाल देखा, कैसे बिताए ये कुछ घंटे। इस खबर को 25% दर्शकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आगे उन लोगों से बात भी करेंगे जो आज वहां से लौट कर आए हैं। और चौथी खबर, लेकिन देश बुलेटिन की पहली खबर जो बनी है वो है, जो सबसे वोट पाई है, ईरान से दुबई कब तक बचेगा। अब दुबई का क्या होगा, दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर क्या असुरक्षित हो गया है। इस खबर को 31% लोगों ने वोट देकर देखना चाहा है। तो जैसा आपने चाहा है वैसा ही करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आज आपने पढ़ी है, इजराइल ईरान जंग कह लीजिए, अमेरिका वर्सेस ईरान जंग कह लीजिए, इस जंग का आज चौथा दिन है। अयतुल्लाह अली खमेनेई की पहले दिन हुई मौत के बाद लगा था कि ये जंग अब ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन आज चौथा दिन पूरा हो रहा है और घायल ईरान किसी के कंट्रोल में नहीं आता दिखता। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरसा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध का खामियाजा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी भुगत रहा है। यूएई को दुनिया का सबसे सेफ, सबसे चमकदार शहरों में से एक देश माना जाता है। वहां पे वैभव विलासिता दिखती है कि वहां हर आदमी खुश है, लेकिन इस इंटरनेशनल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में यूएई पहले नंबर पर था। यूएई को लेकर पूरी दुनिया की ये राय रही है कि वहां पर निवेश करने वालों का पैसा सेफ रहता है, बर्बाद नहीं होता, उसको कोई खतरा नहीं होता। वहां रहने वालों की जिंदगी सबसे सुरक्षित मानी जाती है और इतना ही नहीं, वहां रहने वालों का फ्यूचर भी सेफ माना जाता है। लेकिन उसी यूएई के 2 सबसे बड़े शहर दुबई और अबू धाबी में ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं बीते 4 दिनों में, और इस शहर की, इस देश की ज्योग्राफी को बदलने की कोशिश की है। जबरदस्त धमाके हुए हैं। सबसे पहले यही देखते हैं। पिछले करीब 1 दशक से यूएई को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जहां के सख्त कानून, मजबूत सिस्टम और बेहद हाईटेक निगरानी व्यवस्था सुरक्षा की हर नागरिक को गारंटी देती है। ईरान की ओर से हुए हमलों ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि यूएई के उस ब्रांड ऑफ सेफ्टी को सीधे सीधे चुनौती दी है जिस पर अरबों डॉलर का भरोसा दुनिया का टिका है। दुबई की आज की पहचान ग्लोबल बिजनेस हब की है। वहां दुनिया भर के निवेशकों का अरबों खरबों का पैसा लगा है। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और टूरिज्म पर टिका है। पिछले साल अकेले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करीब 13.5 लाख करोड़ की डील्स हुई हैं। जी हाँ, 13.5 लाख करोड़। जंग के बीच यूएई किसी भी कीमत पर अपनी इस साख पर बट्टा लगने देना नहीं चाहता है। कुछ ही घंटे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल नासिर मोहम्मद अल हुमैदी का एक बयान आया है सामने, जिसमें उनका कहना है कि यूएई पूरी तरीके से तैयार है। हमारी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। हमारे पास आधुनिक हथियार और एडवांस डिफेंस सिस्टम की ताकत है। हालात कितने भी बिगड़े या तनाव कितना भी लंबा चले, यूएई हिफाजत करने में पूरी तरह सक्षम है। यूएई के पास अलग अलग लेवल पर काम करने वाले मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए अलग अलग सुरक्षा के कवच तैयार है। ये सिस्टम हर तरह के हवाई खतरे को बेहद असरदार तरीके से रोकने की ताकत रखते हैं और यूएई के पूरे एयर स्पेस को कवर करते हैं। इन तमाम बड़े बड़े दावों के बीच ये भी सच्चाई है कि इन 3-4 दिनों में यूएई पर ईरान से हमले हुए हैं, लेबनान से हमले हुए हैं और कुछ हमलों के अंश जमीन पर दिखाई भी दिए।
इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए युद्ध के दरमियान यूएई के राष्ट्रपति, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमने भी दिखाया था, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद दुबई मॉल पहुंचे थे। वहां खरीदारी कर रहे लोगों के बीच घूमते नजर आए, दुनिया को यह मैसेज दिया कि दुबई में ऑल इज वेल। साथ ही यूएई की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सैकड़ों हमलों को इन दिनों में हवा में बेअसर कर दिया है, यानी वो अपने यहाँ रह रहे लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है, काबिल है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अगर मैं बारी बारी से बात करूं, तो यूएई के जो रक्षा मंत्रालय है उसके मुताबिक ईरान ने करीब 165 बैलिस्टिक मिसाइलें इन 4 दिनों में यूएई पर दागी हैं और जिनमें से 152 को नाकाम करने का दावा यूएई का रक्षा मंत्रालय कर रहा है। उसका यह भी कहना है कि 13 मिसाइलें ऐसी थीं जो समुद्र में जाकर गिर गई। और इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई पर 2 क्रूज मिसाइलें भी छोड़ी, जिससे इंटरसेप्ट समय रहते कर लिया गया, यानी उससे नुकसान नहीं हुआ। यूएई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से 541 ड्रोन दागे गए, जिनमें से 506 को हवा में तबाह कर दिया गया, जबकि 35 देश के अंदरूनी इलाकों में गिरे हैं। दुबई की ये चमक, ये दमक और खजाने की खनक पर ईरान के धमाकों की गूंज बहुत भारी पड़ रही है। दुबई के आइकॉनिक बुर्ज खलीफा के आसपास का इलाका धमाकों से दहल उठा। पाम जुमेराह में लग्जरी होटल फेयरमोंट द पाम में आग की लपटों ने डेरा डाल दिया। पाम जुमेराह की पहचान दुबई के सबसे पॉश और हाई प्रोफाइल इलाकों के तौर पर रही है। वहां जब ईरान ने आसमान से बारूद बरसाया तो पूरी दुनिया चौंक गई। अटैक के पहले और बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल पर अटैक हुआ। वहां भी माइनर डैमेज की खबर आई। एयरपोर्ट स्टाफ जख्मी भी हो गए। ईरान के अटैक से अबू धाबी भी नहीं बचा। अबू धाबी में जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 7 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी में शनिवार से शुरू हुए अटैक के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सायरन बजे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड पर रख दिया गया है। लेकिन ईरान के इन हमलों से दुबई के पॉश इलाकों में भी कैसे अफरा तफरी मच गई है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। यूएई में उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं तो कुछ को रीशेड्यूल किया गया है। यूएई के एयरलाइंस एमिरेट्स की ओर से पहले से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है। रीबुकिंग और रिफंड की सुविधा भी दी गई है। सिचुएशन तो था, फर्स्ट 2 डेज तो थोड़ा स्कैरी था। मैं अबू धाबी से आ रहा, मैं खुद देखा इंटरसेप्ट होते हुए, फॉल होते हुए। मैं गाड़ी में था। हाँ, और क्या आवाज आती है? आवाज तो आती थी। मैं तो अबू धाबी में था, ऊपर ढप साउंड, वो तो इंटरसेप्ट तो होता था। लेकिन वो कंट्री ऐसे बना है ना, आप कहीं जाब में नहीं फंसोगे, इतने बड़े बड़े रोड है। इंटरसेप्ट होते देख करके लोगों को तो डर लगता होगा, कई सारे लोग जो पहली बार देखिए, फर्स्ट डे डर लगा। फर्स्ट डे इट वाज लिटिल स्कैरी कि क्या होगा क्या नहीं। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर हमलों के तमाम वीडियोस तेजी से वायरल हुए हैं, लेकिन यूएई सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या गलत जानकारी पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वैसे भी यूएई में साइबर कानून बेहद कड़े हैं और भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। ईरान की तरफ से हुए हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन हमलों से यूएई की सबसे सुरक्षित देश वाली छवि को झटका लगा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं, हालात पर नजर रख रही हैं, लेकिन इन हमलों ने यह जरूर दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स की आंच अब खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों तक पहुंच चुकी है। दुबई और अबू धाबी अब सिर्फ शहर भर नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं और जब ब्रांड पर सवाल उठता है तो उसका असर निवेश, पर्यटन और ग्लोबल भरोसे पर भी पड़ता है। यूएई में करीब 43 लाख भारतीय रहते हैं। ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए। 33 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 35% से 35 ज्यादा है, करीब 38% के आसपास।
ये दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय डायस्पोरा, यानी इसको आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक भारतीय अगर भारत के बाहर कहीं रहते हैं तो वो यूएई में रहते हैं। दुबई में भारतीयों ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का, यानी भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारतीयों ने यहाँ पिछले 1 साल में 29,000 से अधिक की प्रॉपर्टी, 29,000 की संख्या की प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या भारतीयों का रोल है। और इतने नहीं, दुबई यूएई का सबसे बड़ा टूरिज्म हब भी है। यहाँ ज़्यादातर भारतीय जाते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल तो मशहूर है, बड़े आसानी से बड़ा अच्छा सामान वहाँ मिलता है। 2025 में 86 लाख भारतीय दुबई टूर पर गए थे। टूरिज्म के लिए तो आम लोग भी जाते हैं, जबकि दुबई हिंदुस्तान के खासम खास को भी काफ़ी पसंद आता है। इसीलिए दुबई के पाम जुमेरा में सुपरस्टार शाहरुख खान का आलीशान विला है। जी हाँ, आलीशान विला है शाहरुख खान का। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने वहां पर अपना एक ठिकाना बना रखा है। बारी बारी से आपको दिखाता हूं। शाहरुख खान का आलीशान विला है। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन का भी जुमेरा गोल्फ एस्टेट में 2 मंजिला विला है, ऐसा बताया जाता है। शिल्पा शेट्टी का भी जुमेरा के बीच पर एक फ्रंट विला है। अक्षय कुमार की जुमेरा गोल्फ एस्टेट में एक आलीशान हवेली है। विवेक ओबेरॉय का तो दुबई से रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, कारोबार चलता है, और विवेक ओबेरॉय तो आजकल दुबई में ही ज़्यादा रहते हैं। सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर है भारत की, उनका भी पाम जुमेरा में एक ग्रीक स्टाइल का विला है। वो भी अक्सर से वक्त अपना आजकल दुबई में बिताती हैं। रिलायंस अंबानी के परिवार के जो अनंत अंबानी है, उनका पाम जुमेरा में 700 करोड़ रुपए का बीच विला है। रिलायंस का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार भी है। कल जिस आराम को फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया था, वो आराम को कंपनी और रिलायंस के बीच में, ऑयल कंपनी है, उनके बीच टाई अप भी है। लक्ष्मी मित्तल का एमिरेट्स हिल्स में 3300 करोड़ रुपए का एक बहुत शानदार विला है। इस समय भी यूएई में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, दूसरे मुल्कों के लोग भी फंसे हुए हैं। और उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि अबू धाबी की संस्कृति और पर्यटन विभाग ने सभी होटल्स को पहले दिन ये निर्देश जारी कर दिए थे कि जो भी लोग जंग की वजह से उनके यहाँ फंस गए हैं, उनके यहाँ उनको रुकना पड़ा है, उनके होटल में रहने का खर्चा, उनके आने जाने का खर्चा, उनके खान पान का खर्चा वहाँ की सरकार उठाएगी। सरकार ने सभी होटल्स को बिल भेजने के आदेश दिए हैं ताकि उनको बिल को रिम्बर्स किया जा सके। यानी यूएई सरकार हर हाल में अपनी ब्रांड वैल्यू को हाई रखने में लगी हुई है। अब बात करते हैं अगली स्टोरी। ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया को चिंता है, लेकिन एक चिंता उन भारतीय परिवारों को भी है जिनके अपने लोग खाड़ी देशों में फंस गए थे या फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजगार और काम धंधे की तलाश में यहां से गए थे, लेकिन बहुत से भारतीय ऐसे भी हैं जो घूमने, छुट्टी भरने, बिजनेस करने, फ्रेंडली ट्रिप्स के साथ इन दिनों में इन देशों में गए हुए थे। लेकिन ईरान युद्ध के बाद हालात अचानक बदल गए। 28 फरवरी के बाद से अचानक एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब बहुत से भारतीय, कल रात को जब एयर स्पेस खुला अचानक, तो अब बहुत से भारतीय वापस हिंदुस्तान लौटे हैं। अब दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में कुछ फ्लाइट्स लेके आई हैं। लोगों ने, ज़्यादातर संख्या ऐसी है जो पर्यटन की वजह से या बिजनेस की वजह से खाड़ी देशों में गए हुए थे। ज़्यादा समय वहाँ नहीं रहा, लेकिन जो भी समय वहाँ रहा, इन लोगों ने जो कुछ देखा वो अपने आप में कई कहानियाँ कहता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या देखनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि अगर ये युद्ध बड़ा हुआ तो भारत की चिंता कैसे ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बारी बारी से मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं। ये खाड़ी के देश हैं। इजराइल सबसे कोने में, वहाँ पे 1 लाख है। और यहाँ कितने भारतीय रहते हैं इनकी संख्या आप देख लीजिए। सऊदी अरब, ये सबसे बड़ा इलाका, इसमें 24 लाख के लोग के आसपास रहते हैं। इराक में 17,000 हैं। ईरान में 10,000 के आसपास भारतीय रहते हैं। यूएई, ये एक और बड़ा इलाका है, वहाँ 33 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान में 7 लाख हैं। कतर में करीब 8.5 लाख कह सकते हैं आप भारतीयों की संख्या है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं, और ये बताता है कि आखिरकार भारतीयों का वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो दुबई में फंसे भारतीयों में से एक परिवार यूपी के चंदौली का भी है। ये लोग छुट्टी बनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन ईरान हमलों की वजह से वहाँ फंस गए। इन लोगों ने अपनी आंखों से मिसाइल हमलों को देखा, क्योंकि इनका होटल बुर्ज खलीफा के पास ही था। हालांकि अब भारतीयों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इनके परिवारों की चिंता है कि इनकी वापसी पूरी तरीके से कब तक सुरक्षित हो पाएगी। सुनिए इन लोगों की अपने परिवारों से क्या बातचीत हो रही है।
क्या पैनिक है, किस तरह की आवाज़ आ रही है, कितना भय का क्या माहौल है वहाँ पे? आवाजें ऊपर आसमान में आ रही हैं, ऐसा नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाजें आ रही हैं वो आसमान में आ रही है, क्योंकि जो मिसाइल्स वगैरह ईरान से आ रही हैं तो दुबई की जो इंटरसेप्ट हो रही है आवाज आसमान से ही आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या दुबई से या भारतीय दूतावास के लोगों ने कुछ संपर्क किया है क्या आप लोगों से? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया। कुछ राशन वगैरह भी मंगा के रख लिया हम लोगों ने। तो दुबई में फंसा एक परिवार जो अभी लौट नहीं पाया, उसकी बात आप सुन रहे थे। इस बीच बहुत से लोग ऐसे हैं जो लौटे हैं कल शाम से लेकर आज शाम के बीच में। मैं बारी बारी से कुछ लोगों से बात की मैंने आज दिन भर में। उन्हीं में से एक थी सौम्या खंडेलवाल, जो दिल्ली की रहने वाली हैं, एक यंग उद्यमी हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। कुछ दिन वहाँ 3-4 दिन वहाँ फंस गई, वो वापस लौटी हैं। सौम्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ देर पहले मैंने उनसे बातचीत की है। सौम्या, स्वागत है आपका बहुत। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप काफ़ी रिलीव्ड हैं। ठीक है ना, आप कैसी हैं आप? थैंक यू सुमित जी, मैं बहुत रिलीव्ड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम बैक। अब मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाह रहा हूँ कि दुबई में आप कहाँ थी, कितने दिनों के लिए वहाँ गई थी, क्यों वहाँ गई थी, क्या पर्पस था आपके विजिट का? जी, मैं वेंसडे गई थी, यहाँ दुबई गई थी मैं वेंसडे, और मुझे सैटरडे को वापस आना था। मैं वहाँ कुछ मीटिंग्स के लिए गई थी। हम भारतीय व्यापार महोत्सव कर रहे हैं और मेरी कुछ मीटिंग थी वहाँ गवर्नमेंट के साथ और अदर ऑफिशियल्स के साथ, तो मैं उसी के लिए वहाँ पे गई थी। सैटरडे शाम को मुझे वापस आना था, बट सैटरडे दोपहर को मुझे पता चलता है जब मैं लंच कर रही हूँ कि एयर स्पेस बंद हो गई है, ईरान ने जंग छेड़ दी है। तो ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज विद माई कॉलीग, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मैं बहुत ही फ्राइटेंड थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, एंड दैट टू इन यूएई। सो आई वाज रियली शॉक्ड एंड वेरी वरीड दैट टाइम। शॉक थी, वरीड थी, फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। जाहिर तौर पर आप परेशान हुई होंगी, फैमिली आपके साथ नहीं थी, आप बिजनेस ट्रिप पे थी। उसके बाद आपने क्या किया? जी, मैंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली को फ़ोन किया कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे वॉर हो गई है एंड सडनली एयर स्पेस बंद हो गई है एंड वी डोंट नो, वी आर स्टक। तो ऑब्वियसली फैमिली का भी पहला रिएक्शन यही था कि प्लीज़ होटल में रहिए एंड लेट्स जस्ट सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। तो फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से हमें अलार्म्स आने लग गए। अगर हम वी कुड सी मिसाइल्स इंटरसेप्टिंग, और जैसे मिसाइल इंटरसेप्ट होती थी तो हमें अलर्ट आता था हमारे फ़ोन पे कि प्लीज़ रश टू योर नियरेस्ट बेसमेंट या बंकर पे जाइए। तो हमें हमारे अलार्म आता था, उस पे होता था। फिर हमने होटल में ही रहे एंड होटल हमें वाज हेल्पिंग थ्रू आउट आवर चेक इन। मेरे साथ साथ मेरे होटल में एटलीस्ट 500-700 लोग वापस आए एयरपोर्ट से एंड बहुत भीड़ थी, और उन सबको होटल कामली सबको एक्नॉलेज करके उनको रूम अलॉट कर रही थी। सो दैट वाज द होल सिनेरियो ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून। इनफैक्ट मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, यूएई की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसने कितनी हेल्प की? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि जो लोग वहाँ फंस गए, उनके रहने का, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब सरकार कर रही है, कुछ भी अपनी जेब से खर्चा नहीं होना था जो लोग वहाँ फंस गए थे। क्या वाकई में आप तक ये मैसेज आए थे? दिस इज ट्रू। इट स्टार्टेड इन अबू धाबी, क्योंकि अबू धाबी गवर्नमेंट ने पहले ये निकाला था, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले मिसाइल हिट हुआ था और अबू धाबी में सबसे पहले एयरपोर्ट बंद हुआ था। तो अबू धाबी में से हुआ था, दुबई में अगले दिन से हो गया था। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, मैं सैटरडे तक वहाँ पे थी, तो मेरी सैटरडे तक की बुकिंग थी एंड देन आई कॉन्टिन्यूड इन। मेरे होटल में जगह नहीं थी तो मैं एक साइड वाले होटल में चली गई थी एंड उन्होंने सेम, दे डिड नॉट ओवरचार्ज मी, नो ओवरचार्जिंग फॉर नेक्स्ट 3 days। उन्होंने सेम प्राइसिंग पे हमें बुक करा जो हमने वहाँ पे वहीं पे बुकिंग करी थी। कोई ओवरचार्जिंग नहीं थी, कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई कैब में नथिंग, देयर वाज नो होर्डिंग एट ऑल। नो होर्डिंग एट ऑल। तो जो इस तरह के वीडियोस भी चल रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर पानी इकट्ठा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और खुद सौम्या वहाँ से लौट कर आई है और वहाँ की सरकार के प्रशासन की तारीफ कर रही है। शुक्रिया सौम्या, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा। हैप्पी टू स्टे इन इंडिया नाउ। जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते, थैंक यू सो मच। दुबई और दूसरे खाड़ी देशों से लौटे लोगों के अपने अपने अनुभव रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं। आज मुंबई एयरपोर्ट पर भी लौट कर आए इन लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। पैनिक तो थे, बट देन दे मैनेज्ड टू गेट अस हियर। Okay. Would you like to thank any authorities or anybody? I would like to thank Air India. गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि होटल्स फ्री है, खाना फ्री है एंड
सबसे बेस्ट बात है कि एमिरेट्स वाले उधर आ गए सुबह, दे वर टेकिंग ऑल डिटेल्स एवरीबॉडी, और वो पहले बच्चे और पहले ओल्ड पीपल दे वर सीक्वेंसिंग। माहौल तक की क्लैरिटी नहीं थी, कह रहे कभी वापस आ पाएंगे, कब होगा, बिकॉज जिस तरह से माहौल है और आप सब भी देख रहे हैं कि पहले लगा 1-2 दिन में रुक जाएगा, ये कोई रुकने का मीन्स कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। वहाँ के जो लोकल्स है दे वर क्वाइट चिल, रिलैक्स थे, बट हम टूरिस्ट के लिए वो नया माहौल था, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। दुबई में फ्लाइट बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने टैक्सी पकड़कर मस्कट, ओमान से फ्लाइट पकड़ी है। दुबई से मस्कट की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन भारत लौटने की जल्दी में लोगों को ये लंबी यात्रा भी करनी पड़ी। सुनिए मस्कट से वापस भारत लौटे इन परिवारों का क्या कहना। नहीं, आवाजें तो थी, लेकिन डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो कोई भी मिसाइल गिरी नहीं, सब वहीं स्काई में ही एक्सटिंग्विश हो जा रहे, इंटरसेप्ट हो जा रहे। फैमिली के साथ वहाँ पर रह रहे थे जी, डर वगैरह था? डर की बात नहीं, इंटरसेप्ट हुई तो ठीक थे। बात आगे बढ़ते हैं। क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब आर या पार का मन बना लिया है? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेवाडा से लेकर तेहरान तक जो धरती डोल रही है। क्या है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी? आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। क्या दुनिया एटमी महायुद्ध की दहलीज पर है? ट्रंप ने क्यों कहा ईरान पर असली प्रहार अभी बाकी है? अमेरिका के नेवादा से तेहरान तक क्यों कांपी धरती? क्या यह सिर्फ भूकंप है या किसी सीक्रेट एटमी प्रयोग की धमक? ट्रंप का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 5 हफ्ते या 5 साल, जब तक टारगेट अकम्प्लिश्ड नहीं होगा तब तक अमेरिका की मिसाइलें नहीं रुकेंगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये चरम सीमा है, उन्हें मैं बता दूं, असली और सबसे विनाशकारी हमले अभी बाकी हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि ये शासन दोबारा कभी अमेरिका या हमारे सहयोगियों के लिए खतरा ना बन सके। पेंटागन ईरान के नौसैनिक अड्डों और मिसाइल साइट्स को निशाना बना रहा है, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने साफ किया कि ईरान पर अभी असली प्रहार बाकी है, उससे मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब जंग आर या पार की है। लेकिन जारी महायुद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। अमेरिका के नेवादा में जहां यूएस के सीक्रेट परमाणु प्लांट हैं, वहां भूकंप के एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए। नेवादा के टोनोपा टेस्ट रेंज, जिसे एरिया 52 कहा जाता है, वहां 1 मार्च को अलग अलग समय भूकंप के 5 झटके महसूस हुए। सुबह 8:37 पर 4.3 तीव्रता, सुबह 10:46 पर 3.4 की तीव्रता, सुबह 11:29 पर और दोपहर 2:10 पर 3.1, जबकि रात 9:16 पर 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया। अगले दिन यानी कि 2 मार्च को दोपहर 12:20 पर 1.9 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। आज भी सुबह से भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। इस बीच दक्षिण ईरान के गेराश शहर में आज दोपहर रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं कि क्या अमेरिका ने नेवादा में किसी नए बंकर बस्टर परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, या फिर ईरान ने क्या जवाबी कार्रवाई के लिए गुप्त रूप से अंडरग्राउंड परमाणु धमाका किया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल बताया जा रहा है, लेकिन युद्ध के माहौल में इन भूकंपों ने एटमी हमले के डर को सच के करीब ला दिया है।
हो सकता है कि कुछ एटॉमिक टेस्टिंग होगी। और आपको याद होगा काफ़ी, मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ साल पहले ही बोला था, या 1-2 साल पहले, कि हम अभी न्यूक्लियर पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि जब से वो रशिया अपने टेस्ट बढ़ाता जा रहा था। तो नॉर्मल, मेरे को एक पहली बात तो ये नॉर्मल टेस्टिंग लगती है। हाँ, इस पीरियड में हुई है तो ऑब्वियसली सब हम लिंक करते हैं इस युद्ध के साथ। जाहिर है पूरी दुनिया के सामने कई सवाल हैं कि क्या नेवादा का भूकंप किसी बड़े हमले की रिहर्सल है? ट्रंप की चेतावनी असली हमला अभी बाकी है? क्या एटमी प्रहार की ओर इशारा किया गया है? ईरान को लेकर ट्रंप की चिंता यूं ही नहीं है। एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरी ओर ईरान का मिसाइल कार्यक्रम। ये जो तस्वीरें अब आपको मैं दिखा रहा हूं, ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक वीडियो है। ये देखिए आप, महायुद्ध शुरू होने से पहले पिछले महीने ही दुनिया के सामने ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का ये वीडियो जारी किया था। यहाँ ईरान ने हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा हुआ है, जमावड़ा है। ज़मीन से 1600 फीट नीचे बनी इस मिसाइल सिटी में ईरान की सभी तरह की मिसाइलें बनाई गई हैं और स्टोर करके रखी गई हैं। ये वीडियो बहुत कई बार चलाया दिखाया गया है। ये ईरान की तैयारियों को दिखाता है। ये पुरानी तस्वीर है। यहाँ से मिसाइल लॉन्च तक हो सकती है। यहाँ तक अमेरिका के सबसे खतरनाक बंकर बस्तर बम भी यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, यह ईरान दावा करता है। ईरान के पास कम से कम 5 मिसाइल सिटी है। ये तेहरान मिसाइल, रमनशाह और सेमनान समेत कई दूसरे शहरों में है। ऐसी मिसाइल सिटियाँ हैं इन जगहों पर। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिसाइलों का जमावड़ा है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइलें हमला कर सकती हैं, वार कर सकते हैं। यानी इतने ज़्यादा प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान ने अपना मिसाइलों का खेमा, जो जखीरा था, वो सबसे दुनिया में आप कह सकते हैं सबसे मजबूत जखीरा बना के रखा था। इस वक्त मिडिल ईस्ट की एक उलझी हुई बिसात को समझने के लिए आपको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और अब्राहम अकॉर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 विपरीत ध्रुव हैं जो आज के युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। क्या है ये, इसको समझिए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान और उसके प्रॉक्सी शामिल हैं। ईरान इसे लीड करता है और इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह है, गाजा में हमास है, यमन के हूती विद्रोही हैं और इराक और सीरिया के शिया मिलिशिया शामिल हैं। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको अमेरिका एक्सिस ऑफ इविल भी कहता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मेन ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट से अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना है और इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देना है और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रभाव को इस इलाके में फैलाना है। आज की तारीख में ये सभी गुट एक साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो सिर्फ ईरान से मिसाइलें नहीं चल रही हैं, मिसाइलें लेबनान से भी चल रही हैं, यमन से भी चल रही हैं और फिलिस्तीन से भी चल रही हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति पर चर्चा की थी और कुछ साल पहले इजराइल के कई देशों के साथ जो अब्राहम समझौते थे उसको करने का भी जिक्र किया था। अब ये अब्राहम समझौता क्या है? अब्राहम अकॉर्ड भी इसको कहते हैं। सितंबर 2020 में ये हुआ था। तब डोनाल्ड ट्रंप भी पहले दौर के राष्ट्रपति के कार्यकाल में थे। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में अमेरिका में इजराइल, बहरीन और यूएई ने इस पर दस्तखत किए थे। बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी थी। अब्राहम अकॉर्ड का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति, स्थिरता, आर्थिक सहयोग और धार्मिक सद्भाव को बढ़ाना है, उसका बढ़ावा देना है। साथ ही ईरान के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाना था। हालांकि अब्राहम अकॉर्ड ने मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल कर रख दिया, जहां सुन्नी बहुल अरब देश और इजराइल एक ही पाले में आकर खड़े हो गए। ट्रंप की हालिया चेतावनी कि इस अब्राहम अकॉर्ड के संदर्भ में देखा जा सकता है। ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को सुरक्षित करना चाहते हैं, जो उनके पिछले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जबकि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए इस घेरेबंदी को तोड़ना चाहता है। पूरे मामले पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की वो आवाज़ जो मिडिल ईस्ट को और ईरान को बहुत अच्छे से समझने वाली सबसे पुरोधा आवाज़ चेहरों में से एक हैं, सईद नकवी साहब। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इन दिनों आप जो हालात देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, बीते 3-4 दिनों से जो चल रहा है, उसे आपकी नज़रों में आप क्या देखते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है?
यूनिपोलर वर्ल्ड का एक मोमेंट था 1991-92 में, जबकि सोवियत यूनियन गिरा। उस वक्त 2001 में पेंटागन में एक साहब जनरल वेजली क्लार्क हैं, जो कि नेटो के कमांडर थे। वो वहां गए, उनके हाथ में एक पर्चा दिया गया पेंटागन में। उस पर्चे में 7 मुल्कों के नाम थे और ये बताया गया कि ये मुल्क जो हैं, इनको हमें इस नेतन्याहू और इजराइल वाले ये चाह रहे हैं कि ये मुल्क इनके रिजीम चेंज कर दी जाए, ताकि आपका वो मुल्क जिसको कि आप कहते हैं कैस्पर वाइनबर्गर, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे इनके रेगन के, वो इजराइल को अनसिंकेबल, अमेरिका का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर ये कहते थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो फिर आप वही अगर आपको रखना है, तो ये 7 जो हमारे चारों तरफ दुश्मन हैं, जो हमें पसंद नहीं करते और जो कि पुराने सोवियत यूनियन के करीब थे, इसलिए आप उनको रिजीम चेंज वहाँ कर दीजिए। ये 7 मुल्क थे: इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान, और उसके बाद आखिरी सब हो गए। ये ईरान आखिरी है, 7वां आखिरी, एक कोई मुल्क बीच में अगर रह गया हो। 7 मुल्क है बहरहाल। अब वो 7 में सब अभी ईरान रह गया। अब देखिए एक चीज और का बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको। ये ख्वाब कब देखा गया है? ये ख्वाब देखा गया है 2001 में। 2001 में दुनिया की स्थिति क्या थी? यूनिपोलर मोमेंट था, यानी अभी सोवियत यूनियन गिरा था, अभी अमेरिका नूमेरो 1 है, सबसे अव्वल है, और उस वक्त ये ख्वाब देखा गया है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब हो रहा है तो 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स होना, वो उसके बाद से वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिज्म वो डिक्लाइन में आता चला जा रहा है। उससे अपनी जान बचा के ट्रंप साहब की टीम ने, मैगा वालों ने कहा इनसे अलग होके हम अपने आप को नई बैटरी उसमें चार्ज करते हैं। तो ये सब है जी, ये सब इन्वॉल्व है इस झगड़े में। और इसमें इन्होंने, ईरानियों ने क्या किया कि वो समझ रहे थे कि हम यहाँ बहुत बड़ा बेड़ा अपना खड़ा कर देंगे और उसके बाद फिर जब हमें सूट करेगा हम जाके इनको मार लेंगे, खत्म कर लेंगे। ईरानियों का अलग ये जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो दूसरी गोट भी तैयार रखते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप हमें मार दे आए हो, आप हैं ही नहीं, हम यहाँ हैं ही नहीं, हम हैं बहरीन में, हम हैं साइप्रस में, हम हैं कुवैत में, हम हैं यूएई में, जहां जहां आपकी छावनी है हम वहां हैं। अब इन्होंने ये तैयारी इसके लिए नहीं थी कि इतना फैला दिया है। अच्छा, इस फैलावे में इन्होंने अपने वो वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया। जी नकवी साहब, एक चीज़ और, आप रिजीम चेंज की जो बात कर रहे हैं, मैं ये लड़ाई जब शुरू हुई तो शुरू से अमेरिका ने कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज चाहते हैं। इनफैक्ट प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, तब भी ट्रम्प साहब के बयान आते रहे खमेनेई साहब के खिलाफ। रिजीम चेंज क्या ऐसे होती है कि आप घर में घुसकर वहां के सबसे बड़े लीडर को मार दें? क्या यही है रिजीम चेंज का मतलब? 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी आए और शहनशाह ऑफ ईरान गए, वो रिजीम चेंज था। यानी पूरा निज़ाम मुल्क का बिल्कुल बदल गया, वो होता है रिजीम चेंज। ये असैसिनेशन से रिजीम चेंज नहीं हो जाता। यानी कि आपने एक आदमी को असैसिनेट कर दिया तो रिजीम बदल गई। भाई रिजीम तो स्टेट होती है। नकवी साहब के साथ ये पूरी बातचीत टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सी चीज़ें नकवी साहब ने ऐसे बोली हैं जो इशारा कर रही हैं कि आने वाला वक्त जो है वो मध्य एशिया के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ईरान ने, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जी, अब ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान ने युद्ध में
मारी गई बच्चियों की कब्र की तस्वीर दिखाई है। ईरानी विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है, कब्र दिखाकर ट्रंप पर निशाना साधा है। अमेरिकी हमले में 160 ईरानी छात्राओं की जान गई थी। अरागची ने तंज किया है, ट्रंप के रेस्क्यू की सच्चाई देखिए। ईरान का आरोप है कि गाजा से मिनाब तक मास मर्डर किया है ट्रंप ने। तो ये तस्वीर दिखाकर अरागची, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, खamenei सरकार के विदेश मंत्री थे, वो अब अमेरिका पर तंज कस रहे हैं कि ट्रंप ऐसा कैसे शांति की बात कर रहे हैं।